लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? सिकंदर आवाज बढ़ाइए जरा। लास्ट क्लास क्या हुआ था? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में क्या हुआ था? ज्वालामुखी में क्या पढ़ाया गया था आप लोगों को? आपको पढ़ाया गया होगा कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, और ज्वालामुखीता क्या होता है, ये पढ़ाया गया है। ठीक। चलते हैं आगे जरा। डालिए हेडिंग। ज्वालामुखी पदार्थ। ज्वालामुखी पदार्थ या वोल्केनिक मटेरियल। ज्वालामुखी पदार्थ या वोल्केनिक मटेरियल। वैसे पदार्थ देखिए, हम बातें कर रहे हैं ज्वालामुखी पदार्थों की। तो सीधा सा हम बोलेंगे कि वैसे पदार्थ जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो कुछ पदार्थ कहाँ निकलते हैं? बाहर। तो जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उन्हीं पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पदार्थ बोलते हैं। प्रश्न ये उठा कि ज्वालामुखी पदार्थ में होता क्या क्या है। तो ज्वालामुखी पदार्थ में या ज्वालामुखी मटेरियल में ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं। पहला होता है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठोस पदार्थ में विभिन्न आकार के विभिन्न आकार के छोटे बड़े टुकड़े। अरे पूछना नहीं होता है। शादी में गए हो आपका, ठीक है, एक बात बताओ, शादी में गए हो, जयमाला लेके खड़े हो, बोलो डाल दें क्या? अरे भाई जयमाला लेके खड़े हो तो क्यों क्यों खड़े हो जयमाला लेके? आए? क्यों खड़े भाई? आप क्या कहते हैं, आप जयमाला लेके खड़े हो, पूछो डालें या ना डालें? अरे भाई डालो जयमाला, उसी लिए गए हो तुम। बोलो कि ना ना हम पूछ के डालेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अरे शांति रखो, अंगूठी पहनाया जाता है। ठीक है। तो ठोस पदार्थ होगा, ठोस पदार्थ में विभिन्न आकार के छोटे बड़े टुकड़े होंगे। दूसरा होगा पिघला पदार्थ। आप लोगों की तो क्लास में आकर के ना आधा ऊर्जा खत्म हो जाती है। पिघला पदार्थ, पिघला पदार्थ मैग्मा। पिघला निश्चित का मतलब लिखा तो है बाहर निकलना। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा। निश्चित का मतलब होता है बाहर निकलना। कहाँ निकलना? बाहर निकलना। तो पिघला पदार्थ मैग्मा हो गया। गैसें, गैसें, गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प होती है।
जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में, जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में, जलवाष्प के बाद सल्फर, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। जलवाष्प के बाद जो निकलती सबसे ज्यादा गैस है वो सल्फर। ऑप्शन में अगर जलवाष्प नहीं है तो आप सल्फर मार सकते हो। उसके बाद आपका कार्बन तथा अन्य गैसें, कार्बन तथा अन्य गैसें, कार्बन, कार्बन तथा अन्य गैसें। इसके अलावा और जो पदार्थ बाहर निकलता है भारी मात्रा में राख, भारी मात्रा में राख बाहर निकलती है। भारी मात्रा में राख बाहर निकलती है। ये आपके जो पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को हम ज्वालामुखी पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को ज्वालामुखी पदार्थ कहते हैं या वोल्केनिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, इतने पदार्थ निकलते हैं। कहीं कहीं आपको लिखा होता है पायरोक्लास्ट, कहीं कहीं शब्द एक यूज होता है पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट का मतलब होता है राख और मैग्मा। ठीक है, मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा जब बाहर निकलता है तो ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। मैग्मा जब बाहर निकलता है तो ठोस बन जाता है और वहीं आपका उसकी एक लेयर बन जाती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पायरोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट। तो पायरोक्लास्ट का मतलब होता है ज्वालामुखी पदार्थ। क्या होता है? ज्वालामुखी पदार्थ। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए। टिश्यू पेपर कहाँ है भाई? टिश्यू पेपर कहाँ है? दूसरा मंगाओ, दूसरा मंगाओ। किसको इधर कर दे? फैन से क्या काम हो? कुछ होगा? मैं जब तक क्लास ले रहा हूँ आधे घंटे एक घंटा लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा क्लास। आदमी जान दे के क्लास नहीं ले सकता ना। आप लोगों को बोला जा रहा है, डेली बोला जा रहा है, मत सुनिए, कोई बात नहीं। टीचर जब तक क्लास ले रहा है लेगा, मन करेगा छोड़ देगा क्लास, कोई इशू नहीं। क्या हुआ जी? क्या है? एक काम करो, क्लास बंद करते हैं। चलो आज क्लास बंद करते हैं, ठीक है ना? चलो। मजाक चल रहा है तुम लोगों का? देखो जरा कौन चिल्लाया, उसको बाहर करो जरा, तो करो उसको बाहर, करो जरा बाहर, निकालो तो कौन चिल्लाया है। तुम लोग को मजाक चल रहा है?
10 से 15 मिनट हो गया, क्या कहते तुम्हारा लिखान पूरा नहीं हो पा रहा तुम लोगों का। खड़ा करो उसे, बाहर करो जल्दी से, वेट नहीं करना है, खड़ा करके बाहर करो। हो गया वो जितना मजाक होना था। या तो खड़ा कर दो जिसने चिल्लाया है, जहां सिकंदर खड़ा है पीछे के सारे लड़कों को बाहर कर दूंगा मैं। ये जो तीसरा पिलर दिख रहा है ना, इस तीसरे पिलर के जितने लड़के हो सबको बाहर कर दूंगा। याद रखो इस बात को। मुझसे पढ़ना है ढंग से पढ़ो, अदरवाइज क्या कहते हैं, सबको एक लाइन से बाहर निकाल दूंगा मैं। 15 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, तुमको लिखा नहीं, चिल्ला रहे हो तुम क्लास में। मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने क्लास को। सिनेमा हॉल बना रखा है, कोई सीटी मारता है, कोई कुछ कर देता है। सिनेमा हॉल बना रखा है क्लास को तुम लोगों ने। अब चलो मैं खड़ा हूं, बोल के दिखाओ जरा तुम। 1 मिनट लगेगा, तुम्हारी गुंडई शांत कर दूंगा मैं। याद रखना इस बात को। टीचर आता है, आराम से पढ़ाता है, आराम से पढ़ाने दो। बदतमीजियां अपने घर पे रखो। कितने बड़े घर से आते हो, क्या करते हो, कितनी गुंडागर्दी है, कितना ईगो है, सब पता है मुझे। दोबारा चिल्लाने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। और ये तीसरे पिलर के बगल वाले चिल्लाए हो तुम लोग। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा चेक करवा के सबको बाहर कर दूंगा। पढ़ना है शांति से पढ़ लो, ठीक है, शांति से पढ़ लो। नहीं पढ़ना है बैग उठाओ और बाहर निकलो। तुम्हारे गुलाम नहीं है टीचर यहाँ पे। 15,000 रुपए देकर के तुमने गुलाम नहीं बना रखा है, ठीक है। आएगा टीचर पढ़ाएगा, पढ़ने का मन है पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन है जाओ यहां से, ठीक है। आवाज नहीं आनी चाहिए, बोल दे रहा हूं, क्या कहते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक तो टीचर क्या कहते हैं खड़ा होकर गर्मी में पढ़ा रहा है, ठीक है। 10 मिनट हो गया, क्या कहते हैं तुम चिल्लाए जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो। पूछते हो तुम लिख ले क्या, पागल उगल हो गए हो क्या तुम लोग। टीचर यहाँ पे जो लिखेगा क्या तुमको देखने के लिए सिनेमा दिख रहा है क्या। पूछते हो लिख ले क्या सर, क्यों भाई, ये सिनेमा दिखाया जा रहा है क्या यहाँ पे। हरकतें सुधार लो, मुझसे पढ़ना है तो हरकतें सुधार लो। क्लास छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा तुम्हारी क्लास में। भूगोल तुम्हारा खत्म हो चाहे भूगोल तुम्हारा खत्म नहीं हो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो इस बात को, ठीक है ना। इसलिए क्या कहते हैं क्लास में बैठो, विद्यार्थी की तरह क्लास में बैठा करो, उद्दंड की तरह क्लास में मत बैठा करो, ठीक है। संस्कारों का प्रदर्शन मत किया करो अपने। कैसे संस्कार तुमको तुम्हारे घर से मिले हुए हैं, सब दिख रहा है कि इसको कैसा संस्कार मिला हुआ है। लड़कियां तो कभी नहीं चिल्लाती हैं, ठीक है। 2 मिनट रुक गया, 3 मिनट रुक गया, 5 मिनट रुक गया, 4 लाइन लिखा हुआ है और तुम चिल्लाए जा रहे हो। बोलना है सिंगल बोला करो, मैंने पहले समझाया हुआ है। सिंगल हाथ उठाओ और बोलो, ग्रुप में मत बोला करो मेरी क्लास में। ये क्लासरूम है, ठीक है, ये आपका सिनेमा हॉल नहीं है कि ग्रुप बना के चिल्लाओगे तुम यहाँ पे। सिकंदर ये देखते रहना, ये तीसरा जो पिलर है ना, इसी के आसपास बैठे हैं सारे के सारे, इसी के आसपास बैठे में कोई भी थोड़ा सा हरकत करता है, ठीक है। ठीक है, कोई भी करता है, क्या कहते हैं, देखो जरा सा सिखाता हूं मैं तुम लोगों को कैसे क्लास चला जाता है। ये तीसरा वाले पिलर के पास खड़े हो जाओ, देखता हूं कौन बदतमीजी कर रहा है यहाँ पे। सबसे नीचे जहाँ पे मैग्मा बैठा हुआ है, इसे हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। इसे मैग्मा चैम्बर बोलते हैं, या इसे हम मैग्मा का घर कहते हैं। मैग्मा चैम्बर या मैग्मा का घर। कल पढ़ाया गया था, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है क्रेटर। ये क्रेटर है, ये जो आप देख रहे हैं
ये है मैग्मा पाइप या मैग्मा नली। मैग्मा पाइप है या मैग्मा नली है। यहां से जो बाहर निकलेगा ये होगा ज्वालामुखी पदार्थ। यहां से जो बाहर होगा ये होगा ज्वालामुखी पदार्थ। ये एक सिंपल ज्वालामुखी की संरचना है। एक सिंपल, एक साधारण ज्वालामुखी की संरचना है। जब भी हम ज्वालामुखी की बातें करेंगे तो इतनी चीजें दिखाई देंगी। मैग्मा का चेंबर होगा जहां मैग्मा बैठा होगा, ठीक है। मैग्मा का चेंबर होगा जहां मैग्मा बैठा होगा। एक पाइप होगी जिससे मैग्मा बाहर निकलता है, उसे मैग्मा की नली कहते हैं या मैग्मा पाइप। एक मुख होता है जहां से ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलता है, उसे क्रेटर कहा जाता है। एक ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलता है उसे क्रेटर। इसको बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जल्दी से इसको बना लीजिए। ये लोगों का हो गया होगा, हेडिंग डालेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार बन गया सबका। ज्वालामुखी के प्रकार। एक देखो होता है केंद्रीय विस्फोटक प्रकार। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। और दूसरा होता है दरारी। दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी, दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। 2 मिनट लिखना बंद कीजिए। देखिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है। पृथ्वी का सतह है और यहाँ पे मान लेते हैं ये मैग्मा चेम्बर है। पृथ्वी का सतह और यहाँ पे मैग्मा चेम्बर बैठा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा बाहर जा रहा है। मैग्मा अगर बाहर जाएगा तो मैग्मा को बाहर निकलने का स्पेस नहीं है। ऊपर सतह बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ है? सतह। तो मैग्मा को बाहर जाने का स्पेस नहीं है, तो मैग्मा क्या करता है? सतह पे टक्कर मारता है। मैग्मा सतह पे क्या मारता है? टक्कर। और मैग्मा सतह को टक्कर मारकर सतह को तोड़ता है। तो बताओ, अगर ये मैग्मा सतह को टक्कर मारकर सतह को तोड़ेगा, एक भयानक विस्फोट होगा कि नहीं होगा? एक भयानक विस्फोट होगा। ऐसे ही विस्फोट को बोलते हैं केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। केंद्रीय का मतलब यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र से नहीं है। केंद्रीय का मतलब पृथ्वी के अंदर से। क्या है? अंदर से। तो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है, इस मैग्मा को सतह पे बाहर आने का रास्ता नहीं है। तो नहीं है तो इसको रास्ता बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रास्ता बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सतह पे टक्कर मारनी होगी और सतह को टक्कर मारकर ये तोड़ देता है। तो सतह को जब ये टक्कर मारेगा तो एक विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। इसलिए इसे विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी कहा जाता है। दूसरा केस थोड़ा अलग है। मान लीजिए सतह है,
और सतह पे पहले से ही एक दरार बनी हुई है। समझो, ये सतह है और सतह पे पहले से ही क्या बनी हुई है, पहले से एक दरार बनी। अब बताओ, अगर सतह पर पहले से ही दरार बनी हुई है तो मैग्मा को बताओ बाहर निकलने के लिए पहले से ही रास्ता बना है कि नहीं बना है? मैग्मा को बाहर निकलने के लिए पहले से क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। तो अगर पहले से रास्ता बना हुआ है तो मैग्मा सतह को तोड़ेगा नहीं, आराम से दरार से होकर कहां चलाएगा, बाहर चलाएगा। अगर ये दरार से होकर बाहर चलाएगा तो क्या किसी प्रकार का विस्फोट होगा? किसी भी प्रकार का कोई विस्फोट होने वाला नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई विस्फोट होने वाला नहीं है, आपको कोई विस्फोट यहां पे नहीं होता है। इसे ही कहा जाता है दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है इसे? दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। तो याद रखना है। अब बताओ, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का जो ज्वालामुखी है इसमें विस्फोट हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्फोट। अब ऐसा भी हो सकता है कि विस्फोट किसी में ज्यादा हो जाए और किसी में विस्फोट क्या हो जाए, कम। तो सबसे कम जो विस्फोट वाला होता है वो उसे बोलते हैं हवाईयन। हवाईयन का मतलब हवाई द्वीप, हवाईयन ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाई द्वीप पर होते हैं। तो सबसे कम विस्फोट वाला होता है हवाईयन ज्वालामुखी। हवाईयन के बाद होता है आपका स्ट्रम्बोली। स्ट्रम्बोली आपका भूमध्य, सारे ज्वालामुखी के नाम है। स्ट्रम्बोली के बाद होता है आपका विसुवियस। विसुवियस इटली में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? इटली में। उसके बाद होता है बल्केनियन। ये सारे ज्वालामुखी के नाम है, बल्केनियन। और उसके बाद होता है आपका पीलियन। उसके बाद होता है आपका पीलियन। तो सबसे जो आपका कम विस्फोट होता है हवाईयन में। हवाईयन जो ज्वालामुखी है यहाँ पे राख बाहर निकलती है, तीव्रता ज्यादा नहीं है, तो विस्फोट बहुत ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद पीलियन जो ज्वालामुखी है, पीलियन ज्वालामुखी में मैग्मा गाढ़ा होता है और जलवाष्प ज्यादा होगा। बताओ, मैग्मा गाढ़ा होगा, जलवाष्प ज्यादा अगर होगा तो श्योर है कि यहाँ पे क्या होगा, आपका तीव्रता क्या होगी, ज्यादा। बताओ, जितना ज्यादा जलवाष्प होगा उतना ज्यादा तीव्रता होगी, और जितना ज्यादा तीव्रता होगी विस्फोट भी क्या होगा, उतना ज्यादा मजबूत होगा। तो हवाईयन में विस्फोट सबसे कम होता है, ठीक है, और पीलियन में विस्फोट क्या होता है, सबसे ज्यादा। यहाँ पे हम विस्फोट की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि कहां से बाहर निकल रहा है, दरार से होकर बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हम विस्फोट की बातें नहीं करते हैं क्योंकि ये दरार से बाहर निकलता है। जो दरारी प्रकार का ज्वालामुखी है उसी का एक दूसरा भी नाम है, इसे सील्ड प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सील्ड प्रकार का ज्वालामुखी। सील्ड क्यों कहते हैं, समझो। ये जो मैग्मा है, ये जो मैग्मा है ऐसे, ये मैग्मा ऐसे बाहर निकलता है और सतह पे आकर के ऐसे फैल जाता है, ऐसे। ये मैग्मा ऐसे बाहर निकलता है और सतह पे आकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसी को बोलते हैं सील्ड ज्वालामुखी। एक गुंबद बन जाता है, इसी को कहा जाता है सील्ड ज्वालामुखी। याद रखना, सील्ड ज्वालामुखी कोई नया ज्वालामुखी नहीं है, ये दरारी ज्वालामुखी का ही एक प्रकार है। क्या है यह? दरारी ज्वालामुखी का क्या है, आपका एक प्रकार है। तो बैठो 2 मिनट। दो प्रकार का ज्वालामुखी, हाँ बोलो, जाओ भाई। दो प्रकार का ज्वालामुखी है, एक का नाम है केंद्रीय विस्फोटक और दूसरे का नाम क्या है, दरारी ज्वालामुखी। केंद्रीय विस्फोटक का नाम विस्फोटक इसलिए रखा गया क्योंकि मैग्मा को बाहर निकलने का रास्ता, तो मैग्मा सबसे पहले सतह को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो मैग्मा सबसे पहले सतह को तोड़ेगा और सतह को तोड़ता है तो विस्फोट होता है, इसी को बोलते हैं आपका विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। दूसरे वाले में ऑलरेडी दरार बना हुआ है। क्या है? ऑलरेडी दरार बना हुआ है, तो लावा को या मैग्मा को सतह को तोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आसानी से मैग्मा बिना किसी विस्फोट के कहां चला आएगा, बाहर चला आता है। इसलिए इसको शांत दरारी भी कहा जाता है, या तो दरारी कह दीजिए या इसे कहा जाता है शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी, शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। चॉइस आपकी, अब क्या कहना चाहते हो लिख लीजिएगा जरा, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दीजिए और लिख डालिए इसे। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी लिखिए। ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें मैग्मा, जिसमें मैग्मा, मैग्मा सतह को एक भयानक विस्फोट के साथ, सतह को एक भयानक विस्फोट के साथ, एक भयानक विस्फोट के साथ तोड़ता है। सतह को एक भयानक विस्फोट के साथ तोड़ता है, विस्फोट के साथ तोड़ता है।
तोड़ता है एवं सतह पर प्रकट होता है, एवं सतह पर प्रकट होता है, सतह पर प्रकट होता है, प्रकट होता है। इसे ही इसे ही केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी, इसे ही केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी कहा जाता है, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी कहा जाता है, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी कहा जाता है, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके उसी पॉइंट में देखो, विस्फोट के तीव्रता के आधार पर, विस्फोट के तीव्रता के आधार पर, विस्फोट के तीव्रता के आधार पर तीव्रता के आधार पर यह ज्वालामुखी हवाईयन, यह ज्वालामुखी हवाईयन, स्ट्रोम्बोली लिखा हुआ यहाँ पे, हवाईयन, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, हवाईयन, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, विसुवियस, बल्केनियन, विसुवियस, बल्केनियन, विसुवियस, बल्केनियन तथा पीलियन, बल्केनियन तथा पीलियन प्रकार की होती है, बल्केनियन तथा पीलियन प्रकार की होती है, पीलियन प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। सेकेंड वाले पोर्शन में, सेकेंड वाले पोर्शन में दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। देखो, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित पिघला पदार्थ, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित पिघला पदार्थ, आंतरिक भाग में उपस्थित पिघला पदार्थ, उपस्थित पिघला पदार्थ, पिघला पदार्थ एक दरार से होकर, एक दरार, एक दरार से होकर सतह पर प्रकट होता है, एक दरार से होकर सतह पर प्रकट होता है, सतह पर प्रकट होता है, प्रकट होता है, तो इसे दरारी ज्वालामुखी, तो इसे दरारी ज्वालामुखी कहा जाता है, दरारी ज्वालामुखी कहा जाता है, तो इसे दरारी ज्वालामुखी कहा जाता है। उसी पैराग्राफ चेंज करके, चूंकि इस प्रकार के, चूंकि इस प्रकार के, इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन में, इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन, उद्भेदन का मतलब बाहर निकलना, ज्वालामुखी उद्भेदन में विस्फोट नहीं होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन में विस्फोट नहीं होता है, विस्फोट नहीं होता है, नहीं होता है। यही कारण है, विस्फोट नहीं होता है, यही कारण है, यही कारण है कि इसे, यही कारण है कि इसे, यही कारण है कि इसे शांत दरारी प्रकार, शांत दरारी प्रकार भी कहा जाता है, शांत दरारी प्रकार भी कहा जाता है, शांत दरारी प्रकार भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। अगला हेडिंग डालिएगा, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार,
सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार पहले लिखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी। तीसरा मृत ज्वालामुखी। तीसरा मृत ज्वालामुखी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। देखो, सक्रिय ज्वालामुखी की हम बातें कर रहे हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बातें करेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बातें करेंगे, लिखा हुआ सक्रिय, क्या लिखा हुआ है? सक्रिय। सक्रिय का मतलब एक्टिव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्टिव। एक्टिव ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसके मुख से पिछले कई सालों से लगातार आपका ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। लावा बाहर आ रहा है, राख बाहर आ रहा है, गैसें बाहर आ रही। पिछले कई सालों से 50, 60, 70, 80 सालों से लगातार लावा, राख, मैग्मा कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो अब बताओ, ज्वालामुखी का मतलब होता है ज्वालामुखी पदार्थ का बाहर निकलना। तो बताओ, अगर वहां से किसी आपका प्लेस से लगातार ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकल रहा है, उसे बताओ आपका सक्रिय बोले या उसे सोया हुआ बोले? सक्रिय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सक्रिय। तो एक ऐसा ज्वालामुखी जहां से पिछले कई सालों से लगातार ज्वालामुखी पदार्थों का उद्भेदन हो रहा है, ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, उसे सक्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय। सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। क्या होता है? सोया हुआ। मान लीजिए मैग्मा चेंबर है, सुनते जाओ ध्यान से। मैग्मा चेंबर है और मैग्मा चेंबर से मैग्मा कहाँ आ रहा है? बाहर। अब मैग्मा चेंबर से मैग्मा बाहर आ गया और मैग्मा समाप्त हो गया। तो मैग्मा, मालूम, मैग्मा चेंबर में जब समाप्त हो गया तो कुछ टाइम के लिए विस्फोट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब उस मैग्मा चेंबर में फिर से नया मैग्मा बनेगा और नया मैग्मा जब बनेगा तो फिर से कहां जाएगा? बाहर। यानी कि ऐसा ज्वालामुखी जहां से पिछले कुछ समय से आपका विस्फोट या पिछले कुछ समय से ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन बंद हो चुका है। क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। किंतु भविष्य में पुनः यहाँ पे क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है मृत। देखो, सुषुप्त का मतलब सोया हुआ। सोया हुआ व्यक्ति कभी भी जाग सकता है। तीसरा है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी का मतलब शांत हो चुका है, मर चुका है आपका। एक ऐसा ज्वालामुखी जहां से पूरी तरह से ज्वालामुखी पदार्थों का निकलना क्या हो चुका है? बंद हो चुका है और भविष्य में भी निकलने की कोई संभावना नहीं है। आपका क्रेटर बना हुआ है, वर्षा हो गई और क्रेटर में पानी जमा हो गया। क्या जमा हो गया? पानी। और क्रेटर में बताओ पानी जमा हो जाएगा, एक झील की तरह संरचना बन जाती। एक ऐसा ज्वालामुखी जहां पर भविष्य में विस्फोट की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी। मर चुका है। क्या कर चुका है? मर चुका है। ये तीन प्रकार के ज्वालामुखी और तीनों की अपनी एग्जाम्पल। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी की बातें करें तो सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल भारत में आप जाओगे तो अंडमान और निकोबार में बैरन है, नाम सुना है? अंडमान और निकोबार में बैरन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो भूमध्य सागर में आपका स्ट्राम्बोली मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्ट्राम्बोली मिल जाएगा। हवाई द्वीप मिल जाएगा। ये सारे के सारे ज्वालामुखी जो हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी जापान का फूजियामा मिल जाएगा, अयोवासन में किलिमंजारो मिल जाएगा। मृत ज्वालामुखी आपका म्यांमार का पोपा मिल जाएगा, ईरान का देवबंद मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी आपका ऐसा नहीं कि हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल हैं। देखो भूगोल में क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल तीन प्रकार के ज्वालामुखी के हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। अगर मान लो हमारे पास 5 प्रकार के ज्वालामुखी के एग्जाम्पल होते तो हम क्या बोलते? 5 प्रकार बोलते। तो 3 प्रकार इसलिए है क्योंकि हमारे पास 3 प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। 3 प्रकार के क्या है? एग्जाम्पल्स, उदाहरण हैं। इसलिए हमारे पास 3 प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार है। ऐसे बनाइएगा और इसी के नीचे लिखते हुए चले जाइएगा।
पहला आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जहां से पिछले कई वर्षों से, ऐसे ज्वालामुखी जहां से पिछले कई वर्षों से, कई वर्षों से, कई वर्षों से, वर्षों से ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन हो रहा है। कई वर्षों से ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन हो रहा है। ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। उसे सक्रिय ज्वालामुखी, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, हवाईयन ज्वालामुखी, हवाईयन ज्वालामुखी, हवाईयन ज्वालामुखी, हवाईयन ज्वालामुखी। दूसरा, अफ्रीका का, अफ्रीका का, अफ्रीका का कैमरून, अफ्रीका का कैमरून, लिख लोगे ना, अफ्रीका का कैमरून, अफ्रीका का कैमरून, अफ्रीका का कैमरून। भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली। अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का बैरन, अंडमान निकोबार का बैरन, अंडमान निकोबार का बैरन। अगला, इक्वाडोर का, इक्वाडोर का, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। अब सेकंड लिखिएगा सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। देखो, ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जहां, जहां पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ वर्षों से, कुछ वर्षों से, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों से, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ज्वालामुखी पदार्थों का, ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन, कुछ समय के लिए ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन बंद हो चुका है, निष्कासन बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। किंतु, किंतु भविष्य में, किंतु भविष्य में, भविष्य में विस्फोट की संभावना है, किंतु भविष्य में विस्फोट की संभावना है, विस्फोट की संभावना है, विस्फोट की संभावना है। एग्जाम्पल देखो, तंजानिया का, एग्जाम्पल तंजानिया का किलिमंजारो, तंजानिया का किलिमंजारो, तंजानिया का किलिमंजारो। वेट 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 वेट, हम लोग किसका लिख रहे हैं? सुसुप्त का लिख रहे हैं ना। सॉरी सॉरी, काटो जरा, सॉरी, काट दो इसे जरा। देखो, जापान का फ्यूजियामा, सॉरी इसे काट दीजिए।
इसी कार्तिक किलिमंजारो आपका मृत है या ये मृत है। जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, जापान का फूजियामा या फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। इटली का विसुवियस, इटली, अभी कुछ टाइम पहले आपने लिखा था विसुवियस, इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस, विसुवियस, इटली का विसुवियस। तीसरा लिखिए मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी लिखिएगा। ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जहां से, ऐसा ज्वालामुखी जहां से ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन, ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन, ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन पूरी तरह से बंद हो चुका है, पदार्थों का निष्कासन पूरी तरह से, पूरी तरह से बंद हो चुका है, पूरी तरह से बंद हो चुका है, बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। तथा, तथा भविष्य में, तथा भविष्य में, भविष्य में विस्फोट की कोई संभावना नहीं है, भविष्य में विस्फोट की कोई संभावना नहीं है, विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। तथा, तथा क्रेटर में, क्रेटर में, तथा क्रेटर में जल जमाव के कारण, क्रेटर में जल जमाव के कारण झील का निर्माण हो जाता है, क्रेटर में जल जमाव के कारण झील, हाँ लेक, लेक या झील, हाँ झील, लेक या झील, झील का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जापान का, एग्जाम्पल जापान का फ्यूजिया, सॉरी सॉरी तंजानिया, तंजानिया का किलिमंजारो, तंजानिया का किलिमंजारो, तंजानिया का, था ठंडा पानी पिलाओ यार, ठंडा पानी पिलाओ। तंजानिया का किलिमंजारो, किलिमंजारो। म्यांमार, म्यांमार का पोपा, म्यांमार का पोपा, किलिमंजारो म्यांमार, म्यांमार का पोपा, पोपा। उसके बाद लिखिए ईरान का देवबंद, 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 ठीक है, देवबंद। ये हो गए मृत ज्वालामुखी के उदाहरण, ठीक है। उसी में नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, लिख लो ना, देवबंद ये लिखा हुआ तो है, ईरान का देवबंद। क्या बेटा है, तेज बोलो ना, हाँ लिख दो, पाकिस्तान का कोहे सुल्तान लिख सकते हो आप। एक और नाम लिख दीजिएगा, पाकिस्तान का, पाकिस्तान का कोह ए सुल्तान लिख दीजिए। एग्जाम्पल मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल होगा, मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है पाकिस्तान का कोह ए सुल्तान, पाकिस्तान का कोह ए सुल्तान, कोह ए सुल्तान। ठीक ना।
नोट करके लिखिएगा जरा, नोट करके। महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील, लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। महाराष्ट्र की लिखा हुआ लोनार झील क्रेटर, क्रेटर झील का उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है। महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण। देखो दो विचार हैं इसके। कुछ लोग बोलते कि महाराष्ट्र का जो लोनार झील है इसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। एक बड़ा सा उल्का पिंड आया और महाराष्ट्र में टकरा गया, एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, उसी गड्ढे में जल जमाव हुआ और गड्ढे में जल जमाव के कारण झील बन गई। गड्ढे में जल जमाव के कारण क्या बन गई? झील बन गई। आप कुछ लोग बोलते कि नहीं, ये वास्तव में यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या बनता? क्रेटर बनता है। क्योंकि क्रेटर बनता है और उसी में पानी जमा हो गया और झील बन गया। अब मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ही देगा, देखो चाहे ज्वालामुखी, चाहे आपका ज्वालामुखी से क्रेटर बने या उल्का पिंड के टक्कर से क्रेटर बने, है यह क्रेटर? क्या है यह? क्रेटर। अब मान लो क्वेश्चन अगर पूछा क्या माना जाए, हमेशा मानिएगा ये उल्का पिंड के टक्कर से हुआ है। किससे हुआ है? उल्का पिंड के टक्कर से हुआ है। उल्का पिंड के टक्कर के कारण एक गड्ढा बना, एक क्रेटर की तरह संरचना बना, उसी में जल जमा हो गया और जल जमाव के कारण एक झील का निर्माण हुआ और उसी का नाम क्या है? लोनार झील है। क्या नाम है? लोनार झील। क्लियर हुआ? ये ज्वालामुखी के प्रकार है। क्या है ज्वालामुखी के प्रकार? हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित, ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित स्थलाकृतियां, विस्फोट से निर्मित स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां। देखो मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है। हम और आप जानते हैं कि ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है तो श्योर है लावा निकलता है। किसका प्रवाह होता है? लावा का प्रवाह होता है। अब दो बातें देखो हो सकती, लावा का प्रवाह होता है और ये जो लावा होता है ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा। लावा का शीतलीकरण होता है। लावा का क्या होता है? शीतलीकरण होता है। लावा ठंडा हो जाता है और लावा का क्या हो जाता है? शीतलीकरण। लावा का शीतलीकरण होता है, इसी के कारण क्या बनती है? स्थलाकृति। इसी कारण क्या बनती है? स्थलाकृति। अब सुनो ध्यान से, मान लीजिएगा सतह कमजोर है, सुनते जाइए। मान लीजिए सतह कमजोर है, तो सतह अगर कमजोर होगा तो लावा सतह को तोड़कर कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और सतह को तोड़कर जब बाहर आ जाएगा तो लावा ठंडा कहाँ पे होगा? लावा अगर सतह पे ठंडा होगा तो स्थलाकृति का निर्माण भी कहाँ होगा? सतह पर। तो स्थलाकृति का निर्माण सतह पर होगा, तो इसे कहा जाता है बाह्य स्थलाकृतियां। क्या कहा जाता है इसे? बाह्य स्थलाकृतियां कहा जाता है। स्थलाकृतियां एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होता है बहिर्जात, बहिर्जात स्थलाकृति। बहिर्जात का मतलब सतह के ऊपर। बहिर्जात का मतलब क्या होता है? सतह के ऊपर होता है। दूसरा, मान लीजिए सतह बहुत ज्यादा मजबूत है, सुनो ध्यान से। मान लो सतह बहुत ज्यादा क्या है? मान लो सतह बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। लावा नीचे से ऊपर आ रहा है सतह को तोड़ता हुआ। ये सतह बहुत ज्यादा मजबूत है, तो क्या लावा सतह को तोड़ पाएगा? सतह को अगर नहीं तोड़ पाएगा तो लावा सतह से बाहर आएगा या सतह के कुछ नीचे रहेगा? सतह के कुछ नीचे। लावा ठंडा सतह पे होगा या सतह के कुछ नीचे? सतह के कुछ नीचे। लावा अगर ठंडा सतह के कुछ नीचे होगा तो स्थलाकृति सतह पे बनेगी या सतह के नीचे? सतह के नीचे। अगर स्थलाकृति सतह के नीचे बनेगी तो ऐसी स्थलाकृति को क्या बोला जाए? जल्दी बोलो, ऐसी स्थलाकृति को क्या बोला जाए? आंतरिक स्थलाकृति। ऐसी स्थलाकृति को कहा जाएगा आंतरिक स्थलाकृति। क्या बोला जाएगा? आंतरिक स्थलाकृतियां कहा जाएगा या अंतर्जात। या क्या कहा जाएगा? अंतर्जात स्थलाकृतियां या अंतर्जात स्थलाकृतियां।
हमें अब यही चर्चा करना है कि बहिर्जात स्थलाकृतियां या बाह्य स्थलाकृतियां कौन सी हैं और अंतर्जात स्थलाकृतियां या आंतरिक स्थलाकृतियां कौन सी हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही ज्वालामुखी क्या लिखा, आप हेडिंग क्या डाला आपने, स्थलाकृतियां। आप ऐसे ना दो भाग में तोड़ दीजिए, दो भाग में तोड़ के पहले में लिखिएगा आंतरिक या अंतर्जात स्थलाकृतियां, पहले में आंतरिक या अंतर्जात स्थलाकृतियां। आंतरिक या अंतर्जात स्थलाकृतियां, आंतरिक या अंतर्जात स्थलाकृतियां, अंतर्जात स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, अंतर्जात स्थलाकृतियां। करें स्टार्ट। लिखो वैसी स्थलाकृति, वैसी स्थलाकृति, वैसी स्थलाकृति, वैसी स्थलाकृति, स्थलाकृति जो पृथ्वी के सतह के नीचे, पृथ्वी के सतह के नीचे लावा के ठंडे होने, पृथ्वी के सतह के नीचे लावा के ठंडे होने, ठंडे होने से निर्मित होती है, लावा के ठंडे होने से निर्मित होती है, से निर्मित होती है, निर्मित होती है, ठंडे होने से निर्मित होती है, उसे अंतर्जात, उसे अंतर्जात या आंतरिक स्थलाकृतियां, उसे अंतर्जात या आंतरिक स्थलाकृतियां, आंतरिक स्थलाकृतियां कहा जाता है, उसे अंतर्जात या आंतरिक स्थलाकृतियां कहा जाता है। सेकेंड वाले पोर्शन में आ जाओ। बाह्य स्थलाकृति या बहिर्जात, बाह्य स्थलाकृति या बहिर्जात स्थलाकृति, बाह्य या बहिर्जात, बहिर्जात। लिखिए वैसी स्थलाकृति, वैसी स्थलाकृति, वैसी स्थलाकृति जो लावा की सतह पर, जो लावा की सतह पर शीतलीकरण की प्रक्रिया, लावा की सतह पर शीतलीकरण की प्रक्रिया, शीतलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होती है, से निर्मित होती है, निर्मित होती है। सतह पर लावा के शीतलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होती है, उसे बाह्य स्थलाकृति, उसे बाह्य स्थलाकृति या बहिर्जात स्थलाकृति, बाह्य स्थलाकृति या बहिर्जात स्थलाकृति, बहिर्जात स्थलाकृति कहा जाता है, कहा जाता है। अब सुनिए ध्यान से, अब यहीं डालिएगा प्रमुख आंतरिक स्थलाकृतियां, प्रमुख आंतरिक स्थलाकृतियां, प्रमुख आंतरिक स्थलाकृतियां, आंतरिक स्थलाकृतियां। क्वेश्चन देखो ये उठा कि प्रमुख आंतरिक स्थलाकृतियों की बातें हम करें तो देखो पृथ्वी की सतह के नीचे है, कहां बैठा हुआ है, पृथ्वी सतह के नीचे। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना, ऐसी चट्टानों की एक और नाम लिखा होगा प्लूटोनिक चट्टानें। क्या लिखा होगा, प्लूटोनिक। प्लूटोनिक का मतलब पाताली, पाताली का मतलब ऊपर या नीचे, पाताल कहाँ है, नीचे, पाताल कहाँ है, नीचे। इसलिए इस स्थलाकृति को कहा जाता है प्लूटोनिक या पाताली चट्टानें। क्या कहा जाता है, पाताली। अगर एनसीईआरटी में आप प्लूटोनिक या पाताली सब पढ़िएगा तो सरप्राइज नहीं होना है। पाताली का मतलब सतह के नीचे गहराई में है,
ठीक है, अब देखो ये अस्लाकृतियां हैं, इन अस्लाकृतियों का नाम कैसे रखा जाए? इन अस्लाकृतियों का नाम आकार के आधार पर रखा जाता है। किस आधार पे? आकार। मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, मान लिया गया कि ये पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी का सतह है, ये मान लो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इस सतह के नीचे का भाग, सतह के नीचे का भाग, यह सतह के नीचे का भाग है। मान लीजिए लावा यहां से आ रहा है, ऐसे आपका फैल गया, ये लावा ऐसे बिल्कुल एक बड़े आकार में आकर के फैल गया, जो देखने में आपका डोम के समान है या देखने में गुंबद के समान है। किसके समान है? गुंबद के समान है, डोम के समान है या गुंबद के समान है? तो बताओ, अगर ये देखने में डोम या गुंबद के समान है, ये सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा। अब ये गुंबद के समान है, तो गुंबद को बैथो कहते हैं, गुंबद को कहते हैं बैथो। क्या कहते हैं? बैथो। और अस्लाकृति को कहते हैं लिथ। इसका नाम क्या हो जाएगा? बैथोलिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैथोलिथ। सपोज करो सतह के नीचे लावा ऐसे आया, तो ऐसे जमा हो गया, लावा सपोज करो ऐसे आया और ऐसे, ये इस रूप में आके लावा जमा हो गया, ऐसे लावा आपका जमा हो गया, ये रूप में आपका लावा, जैसे आपका उल्टा कटोरा है। देखिए, अब बताओ इसे आपका उत्तल कहा जाए या अवतल कहा जाए? कॉनकेव कहा जाए या कॉन्वेक्स कहा जाए? कॉनकेव। ठीक, क्या है यह? कॉनकेव। तो ये क्या है? अवतल है। क्या है यह? अवतल। अवतल को कहा जाता है लैपो। लैपो का मतलब उल्टा कटोरा, और यहां पे क्या जोड़ दिया जाएगा? लिथ। क्या जोड़ दिया जाएगा? लिथ। मान लो मैग्मा ऐसे आया, ऐसे आया, और ये मैग्मा ऐसे आके जमा हो गया, ये तुम्हारा गुंबद के रूप में ऐसे, ये मैग्मा ऐसे आकर के जमा हो गया। बताओ ये उत्तल है या अवतल है? या क्या है? यह उत्तल है। देखिए, उत्तल को कहा जाता है लैको। क्या कहा जाता है? लैको। और साथ में क्या जोड़ दिया जाएगा? लिथ। ये हो जाएगा लैकोलिथ। ठीक है, मान लीजिए सतह के नीचे आपका अब लावा तरंगों के रूप में जमा हो गया। किस रूप में जमा हो गया? तरंग के रूप में जमा हो गया। तो तरंग को बोलते हैं आपका ग्रीक भाषा में फैको। क्या बोलते हैं? फैको। और साथ में क्या जोड़ जाएगा? लिथ। तो ये हो जाएगा फैकोलिथ। मान लो सतह के नीचे, देखो सारा आकार दिख रहा है, मान लो सतह के नीचे जो चट्टाने हैं, चट्टानों के बीच में दरारें जो हैं, ये क्षैतिज रूप में आके लावा जमा हो गया। किस रूप में जमा हो गया? क्षैतिज रूप में। तो क्षैतिज में लेटा हुआ, लेटे हुए को क्या कहते हैं? सील कहते हैं। मान लो सतह के नीचे दरारें हैं आपका ऐसे खड़ी हैं, और लावा आकर के आपका लंबवत दरारों में जमा हो गया। कैसी दरारों में? लंबवत। ऐसे लावा आया, दो चट्टाने, मान लो एक चट्टान एक चट्टान यहाँ, और दोनों के बीच में दरार है, लावा आया और इसी दरार में खड़ा रूप में क्या हो गया? जम गया। तो खड़े को बोलते हैं डाइक। खड़े को क्या बोलते हैं? डाइक। तो सुनो ध्यान से, सील क्या है? लेटा हुआ। सील क्या है? लेटा हुआ। तो जब सतह के नीचे उपस्थित चट्टानों के परतों, चट्टानों के क्षैतिज परतों में आपका लावा जमा हो जाता है, तो इसे सील कहते हैं, और लंबवत परतों में जमा हो जाएगा तो डाइक कहते हैं। आगे, जब सतह के नीचे लावा तरंगों के रूप में जमा होता है तो फैकोलिथ, जब उत्तल रूप में जमा होता है तो लैकोलिथ, अवतल रूप में जमा होता है तो लैपोलिथ, और सबसे बड़ा आपका गुंबद के रूप में जमा होता है तो बैथोलिथ। ये क्या है? आपका सतह के नीचे बनी हुई अस्लाकृतियां, बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सील, तथा क्या है आपका? डाइक। अभिवास में ये हमें दिखाई नहीं देंगी, ये हमें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि कहां बैठी हुई है? सतह के नीचे। खुदाई करेंगे तो दिखाई देंगी, अदरवाइज ये चट्टानें सामान्यतः हमें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि चट्टानें सतह के नीचे बैठी हुई है। आदिवासियों में तो लिख लीजिएगा ऐसे ही, पहले लिखिएगा बैथोलिथ। हाँ, बनाते चलिए, बैथोलिथ लिखिए और फिगर बना लीजिए। बैथोलिथ।
लिखिए पहले बैथोलिथ के बारे में लिख लीजिए, फिर बाद में बनाइएगा सब आगे। एक एक को बनाते चलिए, उसके बारे में लिखते चलिए। बैथोलिथ, बैथो सील को ही सीड कहा जाता है भाई। सीड का मतलब और ज्यादा पानी की तरफ प्रवाह होता है। लिखिए बैथोलिथ के बारे में। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियों में, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियों में, द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियों में सबसे बड़ी स्थलाकृति, आंतरिक स्थलाकृतियों में सबसे बड़ी स्थलाकृति जिसका निर्माण, जिसका निर्माण सतह के नीचे, जिसका निर्माण सतह के नीचे, सतह के नीचे लावा के बृहत गुंबद के रूप में, सतह के नीचे लावा के बृहत गुंबद के रूप में, बृहत गुंबद के रूप में शीतलीकरण की क्रिया से होता है। बृहत गुंबद के रूप में शीतलीकरण की क्रिया से होता है, शीतलीकरण की क्रिया से होता है, होता है, उसे क्रिया से होता है, उसे बैथोलिथ कहा जाता है, उसे बैथोलिथ कहा जाता है, बैथोलिथ कहा जाता है, लिथ कहा जाता है, बैथोलिथ कहा जाता है। दूसरा लैपोलिथ, लैपोलिथ, दूसरा लैपोलिथ, लैपोलिथ लिखा हुआ था वो देखो, लिखा हुआ लैपोलिथ, लैपोलिथ ये लिखा तो है लैपोलिथ, या इसी को लोपोलिथ भी कहते हैं, लैपोलिथ या लोपोलिथ। देखो सतह के नीचे लावा, सतह के नीचे लावा, सतह के नीचे लावा जब, सतह के नीचे लावा जब अवतल रूप में जमा होता है, अवतल रूप में जमा होता है, नीचे लावा जब अवतल रूप में जमा होता है, जमा होता है, तो लैपोलिथ का निर्माण होता है, तो लैपोलिथ का निर्माण होता है, लैपोलिथ का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब लैकोलिथ, 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 लिखिए सतह के नीचे लावा के उत्तल आकार में जमाव के कारण, सतह के नीचे लावा के, सतह के नीचे लावा के उत्तल आकार में, उत्तल आकार में जमाव के कारण, उत्तल आकार में जमाव के कारण लैकोलिथ का निर्माण होता है, लैकोलिथ का निर्माण होता है, लैकोलिथ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, लैकोलिथ का निर्माण होता है। आगे लिखिए फैकोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ ये लिखा हुआ है फैकोलिथ। फैकोलिथ देखो जब सतह के नीचे,
जब सतह के नीचे लावा तरंगों के रूप में सतह के नीचे लावा तरंगों के रूप में तरंगों के रूप में जमा होता है तरंगों के रूप में जमा होता है तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है फैकोलिथ कहा जाता है लिथ कहा जाता है। आगे लिखिए सील। नेक्स्ट सील। सील उस सतह के नीचे लावा चट्टानों की दरारों के मध्य सतह के नीचे लावा चट्टानों की दरारों के मध्य चट्टानों के दरारों के मध्य क्षैतिज रूप में चट्टानों के दरारों के मध्य क्षैतिज रूप में जमा होता है क्षैतिज रूप में जमा होता है क्षैतिज रूप में जमा होता है रूप में जमा होता है तो इसे सील कहा जाता है तो इसे सील कहा जाता है तो इसे सील कहा जाता है। अगला डाइक। सील के बाद डाइक। डाइक सील के बाद डाइक। लिखिए सतह के नीचे चट्टानों की दरारों के मध्य सतह के नीचे चट्टानों की दरारों के मध्य चट्टानों की दरारों के मध्य चट्टानों की दरारों के मध्य लावा जब लंबवत रूप में लावा जब लंबवत रूप में जमा होता है लावा जब लंबवत रूप में जमा होता है लंबवत रूप में जमा होता है तो इसे डाइक कहते हैं तो इसे डाइक कहते हैं तो इसे डाइक कहते हैं डाइक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाह्य अस्खलाकृतियां। ठीक है ना, हेडिंग डालिएगा प्रमुख बाह्य अस्खलाकृतियां। प्रमुख बाह्य अस्खलाकृतियां प्रमुख बाह्य अस्खलाकृतियां बाह्य अस्खलाकृतियां। कौन है सौरभ कुमार? जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा हमेशा भूकंप आएगा, चाहे पहली बार हो चाहे दूसरी बार हो चाहे अंतिम बार हो। ज्वालामुखी विस्फोट जहां भी होगा श्योर है भूकंप आएगा ही आएगा। आर्यतिवासु हो ही नहीं सकता कि ज्वालामुखी विस्फोट हो और भूकंप ना आए, इम्पॉसिबल है। आर्यवासन भूकंप जब आप पढ़ोगे ना तो भूकंप में सबसे बड़ा रीजन आपको लिखवाया जाएगा ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का प्रमुख कारण है। जिस रीजन में ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां भूकंप आते ही आते हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान से। अब हम बाह्य अस्खलाकृतियों की बातें करने वाले हैं। ठीक है, बाह्य अस्खलाकृतियां समझिए जरा इसे। देखो बाह्य अस्खलाकृतियों में मान लीजिए ऐसे मैग्मा बाहर आया, मैग्मा बाहर आया तो ये कुछ ऐसी अस्खलाकृति बनती है।
ऐसे देखो, ये कुछ ऐसी अस्थलाकृति बनती है। ये अस्थलाकृति बताओ देखने में गुंबद लग रहा है या शंकु लग रहा है? क्या लग रहा है? शंकु। तो ऐसी अस्थलाकृति को कहा जाता है ज्वालामुखी शंकु। ऐसी अस्थलाकृति को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है या वोल्केनिक कोन कहा जाता है। अब देखो ज्वालामुखी शंकु कई प्रकार के होते हैं। मान लीजिए ये हवाईयन ज्वालामुखी है, मैंने आपसे बताया था कि हवाईयन ज्वालामुखी में तीव्रता सबसे कम होती है। तो हवाईयन ज्वालामुखी में ज्यादा से ज्यादा राख निकलती है और गैस निकलती है। क्या निकलती है? राख और गैस। तो ज्यादा से ज्यादा बताओ आपका राख निकलेगी, राख निकलेगी। तो ये जो आपका ज्वालामुखी होगा, ज्यादा से ज्यादा राख निकलेगी। तो ये जो शंकु बनेगा, बताओ इस शंकु के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होगी? जल्दी बोलो। ज्वालामुखी पदार्थों में सबसे ज्यादा राख निकल रहा है, तो सबसे अधिक जमाव किसका होगा? राख का। जो शंकु बनेगा, इस शंकु में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? बोलो, सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? राख की होगी। इसे कहा जाता है आपका सिंडर शंकु। सिंडर का मतलब राख होता है। सिंडर का मतलब क्या होता है? राख। राख से बना शंकु। दूसरा मान लीजिए कोई ज्वालामुखी विस्फोट है और ये इस ज्वालामुखी विस्फोट में राख भी बाहर आ रहा है। सुनते जाना है, इस ज्वालामुखी विस्फोट में राख भी बाहर आ रहा है, मैग्मा भी, सारे पदार्थ बाहर आ रहे हैं। बताओ, देखिए अब तो सारे पदार्थ अगर बाहर आएंगे, जो मैग्मा है, मैग्मा गाढ़ा पदार्थ है ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। मैग्मा अगर गाढ़ा पदार्थ है तो सबसे पहले कौन जमा होगा? सबसे पहले मैग्मा जमा हो जाएगा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो चट्टानों को तोड़कर कहां फेंक दिया जाएगा? तो चट्टानें जब ऊपर चली जाएंगी आपका, तो मैग्मा के बाद फिर क्या जमा होगा? बताओ, मैग्मा के बाद क्या जमा होगा? चट्टानें। क्या जमा होगा? चट्टानें। फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें जमा हो जाएंगी। अब तो राख भारी होती है हल्की होती है? हल्की होती है। राख हल्की होती है, तो सबसे लास्ट में क्या जमा होगा? सबसे लास्ट में क्या जमा हो जाएगा? राख। तो यहाँ पे आपका राख जमा हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे राख हो गया, ये हो गया कंकड़ पत्थर, और यहाँ पे मान लो हो गया लावा। तो बताओ जितने ज्वालामुखी पदार्थ है, जो यहाँ से ज्वालामुखी पदार्थ निकल रहा है, वो अलग अलग परत में जमा हो रहे हैं। जो ज्वालामुखी पदार्थ निकल रहे हैं, ये वास्तव में कहाँ जमा हो रहे हैं? अलग अलग परत में जमा हो रहे हैं। तो अगर ये अलग अलग परत में जमा होंगे, तो बताओ ज्वालामुखी पदार्थ, आपका ज्वालामुखी जो पदार्थ है वो मिक्स हो गया है कि नहीं हो गया है? इसलिए इसे कहते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं इसे? मिश्रित बोलते हैं, या इसे कंपोजिट बोलते हैं। कंपोजिट कौन बोलते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक शंकु है, यहां पे मान लिया गया ये एक शंकु है, ये एक कोन बना हुआ है, ये कोन है, और ये मान लेते हैं ये मैग्मा पाइप है। सुनिए ध्यान से, इसे मान लिया गया ये मैग्मा पाइप है। तो मुझे बताओ विस्फोट अगर ज्यादा हुआ, सारे बच्चे बताओ, विस्फोट अगर ज्यादा हुआ तो मैग्मा पाइप ऐसे रहेगी या फट सकती है? तो मान लीजिए मैग्मा पाइप फट गई है। सपोज कीजिए, मान लिया गया ये जो मैग्मा पाइप है, ये मैग्मा पाइप फट गई है। ऐसे ये मैग्मा पाइप फट गई है। तो बताओ अगर ये मैग्मा पाइप फट जाएगी, तो जहां से मैग्मा पाइप बताओ फटी होगी, वहां से भी बताओ लावा कहाँ निकलेगा? यहां से भी लावा बाहर निकलेगा, हाँ या ना? अगर यहां से लावा बाहर निकलेगा, तो जो बड़ा वाला शंकु है, इस पे बताओ लावा के जमाव से छोटा छोटा शंकु बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बड़े शंकु पे लावा के जमाव से क्या बन जाएगा? लावा के जमाव से छोटे छोटे शंकु बन जाएंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे शंकु बन गए। अब बताओ छोटा वाला जो शंकु है, ये बड़े वाले शंकु पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? इसे बोलते हैं परिपोषित। क्या बोलते हैं इसे? परिपोषित शंकु बोलते हैं, या पैरासाइट कोन बोलते हैं, या परिपोषित शंकु कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है लावा दो प्रकार का होता है, याद है आपको? लावा दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय लावा और एक क्षारीय लावा। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा, याद रखना, जिस लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगा उसका तीव्रता ज्यादा होगा। तीव्रता को सिलिका भी डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? सिलिका। तो मान लो अगर किसी लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होता है? अम्लीय। तो मान लो सतह पे अम्लीय लावा आया है और अम्लीय लावा से शंकु का निर्माण हो गया। अम्लीय लावा से किसका निर्माण हो गया? शंकु का निर्माण हो गया। इसे कहते हैं अम्लीय लावा शंकु। क्या कहते हैं इसे?
अम्लीय लावा शंकु। लेकिन मान लीजिए आपका अंदर से आपका आने वाला जो लावा है वो बाहर आ गया और इस लावा में अम्ल की आपका सिलिका की मात्रा कम है। सिलिका की मात्रा क्या है? कम। सिलिका की मात्रा कम होगा, इसे अम्लीय बोलेंगे या क्षारीय बोलेंगे? क्षारीय। अगर इसे क्षारीय बोलेंगे तो ऐसे शंकु को क्या बोलेंगे? क्षारीय लावा शंकु। एक होगा अम्लीय लावा शंकु, एक होगा क्षारीय लावा शंकु, एक होगा सिंडर शंकु, एक होगा मिश्रित शंकु और एक होगा परिपोषित शंकु। मिश्रित शंकु आपका अलग अलग परतों में अलग अलग पदार्थ के जमा होने से बनेगा। सिंडर शंकु बनेगा आपका राख के कारण, आपका राख के कारण बनेगा। अम्लीय लावा शंकु अम्लीय लावा से बनेगा। क्षारीय लावा शंकु क्षारीय लावा से बनेगा। परिपोषित शंकु किसी बड़े शंकु के ऊपर छोटे शंकु के निर्माण से बनता है। आई वाशम लिख डालिए जरा। देखो पहला सिंडर शंकु, पहला सिंडर शंकु, पहला सिंडर शंकु, सिंडर शंकु, सिंडर शंकु, सिंडर शंकु। ऐसा शंकु, ऐसा शंकु जिसका निर्माण या जिसके निर्माण में, ऐसा शंकु जिसके निर्माण में राख की भूमिका सर्वाधिक होती है, जिसके निर्माण में राख की भूमिका सर्वाधिक होती है, राख की भूमिका सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, उसे सिंडर शंकु कहा जाता है, उसे सिंडर शंकु कहा जाता है, उसे सिंडर शंकु कहा जाता है, कहा जाता है, सिंडर शंकु कहा जाता है। सेकेंड मिश्रित शंकु, सेकेंड मिश्रित शंकु, मिश्रित शंकु, मिश्रित शंकु, मिश्रित शंकु, शंकु जब जब शंकु का निर्माण ज्वालामुखी पदार्थों के, जब शंकु का निर्माण ज्वालामुखी पदार्थों के, निर्माण ज्वालामुखी पदार्थों के अलग अलग परतों, ज्वालामुखी पदार्थों के, पदार्थों के अलग अलग परतों, अलग अलग परतों, परतों में, अलग अलग परतों में जमाव के कारण, अलग अलग परतों में जमाव के कारण होता है, जमाव के कारण होता है, होता है, तो इसे मिश्रित शंकु, तो इसे मिश्रित शंकु कहा जाता है, मिश्रित शंकु कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। अगला पॉइंट इसी में, सभी शंकुओं में, सभी शंकुओं में, सभी शंकुओं में ये शंकु, सभी शंकुओं में ये शंकु सबसे बड़े, सबसे बड़े शंकु के उदाहरण है, सबसे बड़े शंकु के उदाहरण होते हैं, सबसे बड़े शंकु के उदाहरण होते हैं। अगला लिखिएगा परिपोषित, परिपोषित शंकु, परिपोषित शंकु, परिपोषित शंकु, परिपोषित शंकु लिखा हुआ वहां पे, आप देख के लिख सकते हो। जब किसी बड़े शंकु पर, जब किसी बड़े शंकु पर, बड़े शंकु पर छोटे छोटे, जब किसी बड़े शंकु पर छोटे छोटे, बड़े शंकु पर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है, शंकुओं का निर्माण हो जाता है,
निर्माण हो जाता है तो इसे परिपोषित तो इसे परिपोषित शंकु कहा जाता है। परिपोषित शंकु कहा जाता है। अगला अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु लिखिएगा। जब शंकु का निर्माण अम्लीय लावा के द्वारा जब शंकु का निर्माण अम्लीय लावा के द्वारा होता है अम्लीय लावा के द्वारा होता है तो इसे अम्लीय लावा शंकु अम्लीय लावा शंकु कहा जाता है। अम्लीय लावा शंकु कहा जाता है। अम्लीय लावा शंकु कहा जाता है। ठीक है। क्षारीय लावा शंकु। अगला क्षारीय लावा शंकु। क्षारीय लावा शंकु। क्षारीय लावा शंकु। लावा शंकु देखिए, जब शंकु का निर्माण क्षारीय लावा के द्वारा शंकु का निर्माण क्षारीय लावा के द्वारा होता है। क्षारीय लावा के द्वारा होता है। क्षारीय लावा के द्वारा होता है तो इसे ही क्षारीय लावा शंकु कहा जाता है। क्षारीय लावा शंकु कहा जाता है। इसे ही क्षारीय लावा शंकु कहा जाता है। ठीक है। अब नोट करके लिखिएगा, जरा नोट करके लिखिएगा। देखो, बाकी अश्लाकृतियों की बातें अगर हम करें, सुनो, दो अश्लाकृतियां और होता है। जैसे एक होता है हॉट स्प्रिंग और एक होता है गेसर। नाम सुना है क्या? एक होता है गेसर और एक होता है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग देखो क्या है, कुछ है नहीं। मुझे बताओ, जहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, पृथ्वी के अंदर उष्मा ज्यादा है। पृथ्वी के अंदर उष्मा अगर ज्यादा होगी तो वो आपका अंडरग्राउंड वाटर को वैसी रहेगी या गर्म कर देगी। वही अंडरग्राउंड वाटर सतह को तोड़कर कहाँ निकलता है? बाहर। सतह को तोड़कर जब बाहर निकलता है उसी को गेसर और हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। गेसर में होता क्या है, वो बाहर निकलेगा फिर रुक जाएगा, फिर बाहर निकलेगा और रुक जाएगा। जब आपका समझो गर्म जल आपका एक निश्चित अंतराल पर रुक रुक कर कहाँ आता है? बाहर, उसी को गेसर कहा जाता है। लेकिन जब वो कॉन्टिन्यूअस बाहर आए, जब वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस बाहर आए, उसे क्या कहते हैं? हॉट स्प्रिंग कहते हैं। कभी कभी एक ऐसा ज्वालामुखी भी होता है जिसमें अदर पदार्थों की तुलना में सल्फर गैस ज्यादा हो जाती है। क्या हो? सल्फर गैस ज्यादा। अगर सल्फर की मात्रा ज्यादा है तो ऐसे को कहा जाता है सोल्फ तारा। नाम से मत घबराना। सोल्फ तारा का मतलब एक ऐसा ज्वालामुखी जहां से सल्फर गैस की मात्रा ज्यादा निकलती है। जहां से सल्फर गैस की मात्रा ज्यादा निकलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? सोल्फ तारा। गेसर क्या होगा? गर्म जल का क्या है? प्रवाह है। गर्म जल का स्रोत है जहां से जल रुक रुक कर कहां आता है? बाहर। हॉट स्प्रिंग क्या है? गर्म जल का स्रोत है जहां से जल लगातार कहां निकलता है? बाहर। इसे हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं, गेसर कहते हैं और सोल्फ तारा कहते हैं। नोट करके लिखो, गेसर। गेसर लिखो। गर्म जल के स्रोत हैं। 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 स्रोत हैं जहां से जल रुक रुक कर
जहां से जल रुक रुक कर बाहर निकलता है, जहां से जल रुक रुक कर बाहर निकलता है, रुक रुक कर बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग। देखो यह भी गर्म जल का स्रोत है, यह भी गर्म जल का स्रोत है, यह भी गर्म जल का स्रोत है, गर्म जल का स्रोत है, जहां से गर्म जल का स्रोत है, जहां से गर्म जल, जहां से गर्म जल लगातार बाहर निकलता है, गर्म जल लगातार बाहर निकलता है, गर्म जल लगातार बाहर निकलता है। अगर लिखो सुल्फ तारा, सुल्फ तारा को वास्तव में लिखो, सुल्फ तारा वास्तव में यह सल्फर का प्रवाह है, वास्तव में यह सल्फर का प्रवाह है, सल्फर का प्रवाह है, वास्तव में यह सल्फर का प्रवाह है। उसी में अगला पॉइंट, इटली के नेपल्स, इटली के नेपल्स शहर में, इटली के नेपल्स शहर में ऐसा प्रवाह देखा जाता है, पर प्रवाह देखा जाता है। एक होता है ट्रेफा लेयर, ट्रेफा लेयर, ट्रेफा लेयर, इसके बारे में एक लाइन लिखिएगा। ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में ट्रेफा लेयर, ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में, ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में, ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में राख, सिंडर, क्षेत्र में राख, सिंडर, लैपिली, लैपिली लिखो, मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, राख, सिंडर, लैपिली। मैं बताता हूं क्या है। राख, सिंडर, लैपिली की, लैपिली की मिश्रित परत, राख, सिंडर, लैपिली की मिश्रित परत, मिश्रित परत का निर्माण हो जाता है, मिश्रित परत का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसे ट्रेफा लेयर, इसे ट्रेफा लेयर कहा जाता है, इसे ट्रेफा लेयर कहा जाता है, ट्रेफा लेयर कहा जाता है। अब सुनो लैपिली क्या होता है। अभी कुछ टाइम पहले आपने पढ़ा कि ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो कंकड़ पत्थर के टुकड़े निकलते हैं। कंकड़ पत्थर के टुकड़ों का आकार बताओ, एक समान होगा अलग अलग? तो कंकड़ पत्थर के वैसे टुकड़े जिनका आकार मटर के दाने के समान होता है। रिपीट कर रहा हूं, कंकड़ पत्थर के वैसे टुकड़े जिनका आकार छोटा छोटा मटर के दाने के समान होता है, उसे लैपिली कहा जाता है। लैपिली का मतलब मटर के दाने के समान कंकड़ पत्थर के टुकड़े। चाहो तो लिख लो कहीं लैपिली, लैपिली का मतलब कहीं लिख लो, लैपिली मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान कंकड़ पत्थर के टुकड़े, कंकड़ पत्थर के टुकड़े, कंकड़ पत्थर के टुकड़े जो जो ज्वालामुखी विस्फोट, जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलते हैं, निकलते हैं, लैपिली कहलाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलते हैं, लैपिली कहलाते हैं, लैपिली कहलाते हैं। ठीक है, और समझो, पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा है, पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा है जो बाहर निकलती है, ऐसे ऊष्मा को कहा जाता है भूतापीय ऊष्मा। क्या कहा जाता है इसे? भूतापीय ऊष्मा।
तो भूतापीय ऊष्मा अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि भूतापीय ऊष्मा का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊष्मा। लिखिएगा, भूतापीय ऊष्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा, आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा भूतापीय ऊष्मा, ऊष्मा भूतापीय ऊष्मा, भूतापीय ऊष्मा कहलाती है, भूतापीय ऊष्मा कहलाती है, भूतापीय ऊष्मा कहलाती है। अब बताओ, अगर इस ऊष्मा से बिजली बना दिया जाए तो बन सकता है आपका। तो इस ऊष्मा से बिजली बनाने के लिए भारत के हिमाचल प्रदेश के मणिकर्क में, कहाँ पे, भारत के हिमाचल प्रदेश के मणिकर्क में प्लांट लगाया गया है। उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा के प्लांट। लिख लीजिएगा इसको भी, भारत में भूतापीय ऊर्जा के प्लांट, भारत में भूतापीय ऊर्जा के प्लांट, भारत में भूतापीय ऊर्जा के प्लांट, भूतापीय ऊर्जा के प्लांट, भूतापीय ऊर्जा के प्लांट, के प्लांट। पहला लिखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश ऐसे करके लिखना, मणिकर्क, मणिकर्क, लद्दाख में लिखो पूगा, लद्दाख, लद्दाख में लिखो पूगा, लद्दाख, लद्दाख में पूगा, पूगा लिखा हुआ है। और पूगा के सामने लिख दीजिएगा सबसे बड़ा भूतापीय प्लांट। अरे गीजर और गेसर एक ही है भाई सरिता जी, गीजर और गेसर एक ही। गीजर नहीं कहा जाती, गीजर घर वाला गीजर है। सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का प्लांट, सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का प्लांट, भूतापीय ऊर्जा का प्लांट पूगा में लगाया जा रहा है। इसे विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का प्लांट कहा जा रहा है। वास्तव में अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, इसको अभी लगाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? लगाया जा रहा है। ये टॉपिक था हमारा ज्वालामुखी और ज्वालामुखी विस्फोट। देखो शांति से डांट दिया मैंने, शांति से बैठ गए, टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। अगर नहीं डांटा गया होता तो चिल्लाते रहते तो टॉपिक बीच में कहीं ना कहीं क्या हो जाता, रुक जाता। ठीक है, तो टॉपिक अगर जल्दी जल्दी खत्म करवाना है, समझ के खत्म करवाना, शांति से बैठना पड़ेगा। ठीक है, चिल्लाओ। ठीक है, जब टाइम आता है, जब कुछ ऐसी हंसने वाली बात आती है, चिल्लाने वाली, चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात कहीं कुछ और किया जा रहा है, चिल्लाना शुरू कर दे रहे हो, ये गलत बात है। क्या है ये? गलत बात है। कल का सुनो, कल का हमारा टॉपिक होगा भूकंप। कल का हमारा टॉपिक क्या होगा? भूकंप। तो कल हम भूकंप पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, भूकंप के बाद फिर आएगा महाद्वीप महासागर का उत्पत्ति। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच।